हाँ जी, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दर्दनाक एक किस्सा करेंगे जो कि हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाटरशेड बन के एक सामने आता है, जिसके बाद भारत की हिस्ट्री भी बदल जाती है। और दिल्ली की अगर शहर की बात करें तो दिल्ली वासियों के लिए ऐसा एक समा था जब नर्क का द्वार खुद दिल्ली तक चल के आता है। हम बात करेंगे नादिर शाह के इन्वेजन की, जो कि 1739 में होती है। और पूरे दिल्ली में जो जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है वो कभी भी देखा नहीं गया। इससे पहले एक ही बार ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ था जो कि सिमिलर स्केल पे था, जब तैमूर ए लंग जो कि 1398 में आया था और जिसने दिल्ली को उस टाइम पे प्लंडर करने का यहाँ पे काम किया था। तो बात करेंगे आज नादिर शाह के इंडियन इन्वेजन की, जहाँ पे वो दिल्ली को लूटता है, पूरे नॉर्थ वेस्ट को लूटता है बाय द वे, लेकिन किस तरीके से वो दिल्ली को लूट के वापस चला जाता है। उस पूरी इन्वेजन की कहानी की बात करेंगे जो कि 1739 में यहाँ पे होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नादिर शाह के ऊपर। नादिर शाह ईरान का बहुत ही महान राजा था, और जिस डायनेस्टी के वो राजा थे उसको बोलते हैं अफशारी डायनेस्टी। अफसर जैसे कि हम इंडियन भाषा में बोलते हैं अफसर किसी ऑफिसर को बोलते हैं, तो अफशर जो वर्ड है वो भी इसी वर्ड से कहीं ना कहीं मेल खाता है और फारसी का ही एक वर्ड है। तो अफशारी डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है नादिर शाह के अंडर। याद रखना, नादिर शाह के आने से पहले ईरान में बड़ी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन थी और ईरान का काफ़ी जो इलाका है वो आसपास के एम्पायर्स ने हड़प लिया था, जैसे कि ऑटोमन्स, रशियंस और इवन अफगान्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ईरान का मैप है आज, इससे भी ज़्यादा एक्सटेंट आपको पूरे अफशारी डायनेस्टी की दिख रही है, जो कि नादिर शाह की डायनेस्टी थी। लेकिन नादिर शाह ने ये सारी चीज़ें अचीव की और धीरे धीरे करके ऑटोमन्स को, रशियंस को और बाकी सारी पावर्स को हरा के ईरान को दोबारा ग्रेट बनाया। और जब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो ये सोचता है कि अब बाकी जगह हमले करके और ज़्यादा लूट मचाई जाए, और ज़्यादा जो हीरे जवाहरात, जो ख़जाना है उसको इकट्ठा किया जाए, ताकि इसकी अनपैरेलल जो पावर है वो बन सके कहीं ना कहीं। तो आज भी हम देखते हैं कि ईरान जो है वेस्ट एशिया में एक बड़ी पावर बनना चाहता है, हालांकि बहुत सैंक्शंस उस पर लगे हुए हैं, ठीक है। एक बड़ी पावर बनने की इच्छा रखता है वो। तो इच्छा कहाँ से आ रही है? अगर हम पास्ट में जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ग्रेट डायनेस्टीज ईरान ने प्रोड्यूस की हैं। सफ़ाविद डायनेस्टी जो कि बिल्कुल पैरेलल चली है मुगल्स के, वो भी बहुत ग्रेट डायनेस्टी थी और पूरे एशिया के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस था। सिमिलर नादिर शाह की डायनेस्टी की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो नादिर शाह ने सीधा हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया 1739 में, पूरा पहले बेस बनाया 1720s में। अफगानिस्तान के ऊपर हमला पहले किया, काबुल को अपने कंट्रोल में किया। धीरे धीरे करके जब मुगल एम्पायर यहाँ पे वीक हुआ, उसके बाद मौका देखकर फिर इंडिया के ऊपर अटैक किया। 1739 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसके बाद मुगल एम्पायर की जो वीकनेस है वो भी बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से हमला करता है नादिर शाह। तो सबसे पहले याद रखना, 1738 जो कि 1739 से जस्ट एक साल पहले है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट को कब्ज़ा करना शुरू कर देता है, जिसमें पंजाब और सिंध जैसे एरियाज जहाँ पे शामिल हैं। अफगानिस्तान को कब्ज़े में लेके धीरे धीरे वो अपनी जो घुसपैठ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो मुग़ल डायनेस्टी थी उस टाइम पे, मुगल्स थे वो 1730 तक आते आते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो थे मुग़ल बादशाह थे उस टाइम पे, और वो पूरा अपने भोग विलास में लगे हुए थे और बिल्कुल भी उनका ध्यान यहाँ पे नहीं था कि कोई फॉरेन पावर आके यहाँ पे अटैक कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस बरती जा रही थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे मुग़ल एम्पायर दिख रहा था, और पूरी वीकनेस वहाँ पे एक्सपोज होती हुई दिखेगी 1739 के अटैक के बाद। और जो मुग़ल गवर्नर्स थे जो कि अलग अलग सूबों में लगे हुए थे, अलग अलग एरियाज़ में तैनात थे, जैसे कि पंजाब, हैदराबाद, इवन बंगाल, ठीक है, ये भी बात माननी कम हो गए थे मुग़ल बादशाह की। और पंजाब बड़ा ही एक यहाँ पे क्यूरियस केस है। पंजाब के लाहौर सरहंद में सूबेदार बैठा करते थे मुगल्स के। जब भी इनको लगता था कि कोई घुसपैठिया अफ़गान या फिर ईरानी या फिर कोई भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो हमला कर रहा है, तो ये लोग उनकी तरफ झुक जाते थे और मुगल से अपना रिश्ता तोड़ लेते थे। और जब इनको लगता था कि मुगल्स यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो फिर उनकी तरफ झुक जाते थे। तो यहाँ पे बहुत ही मौका परस्त होते थे, स्पेशली पंजाब के गवर्नर्स। जहाँ उनको दिखता था कि ताकत झुकी हुई है,
वहीं पे अपनी लॉयल्टी शो कर देते थे। तो पंजाब को ऑक्यूपाई करना कोई मुश्किल बात नहीं थी नादिर शाह के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, जो आप कह सकते हैं कि आज के सीएम के बराबर की चीज़ है, ज़करिया खान बहादुर, जिसकी हमने वैसे भी बहुत बात की है क्योंकि पंजाब में उसने काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम किया है, ठीक है, तो डायरेक्टली सरेंडर कर देते हैं नादिर शाह के आगे, जिसके बाद काफ़ी जो पावर है वो इसके पास आ जाती है। तो नादिर शाह धीरे धीरे पंजाब तक बिना किसी मेजर लड़ाई के लड़े ताकत अपनी हासिल कर लेते हैं। अब एक ही काम रह गया था 1739 में, वो था दिल्ली के ऊपर अटैक करना और दिल्ली के ख़जाने को लूटना। और जबकि उसको अच्छे से पता था, ही ऑलरेडी न्यू, कि बहुत वीक हो चुका है मुग़ल एम्पायर। और ऐसा कहते हैं, ऐसा भी माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो मुग़ल ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल टॉप क्वालिटी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, वो नादिर शाह के टच में थे। जैसे कि निज़ामुल मुल्क, जो कि हैदराबाद के निज़ाम बनते हैं बाद में, जिन्होंने हैदराबाद बाद में स्टेट क्रिएट की, पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे मुगल्स के। ऐसा माना जाता है कि उनकी मीटिंग होती है नादिर शाह से और वो कमज़ोरियाँ बताते हैं मुगल्स की, और सारी जो प्लान्स हैं वो लीक कर देते हैं नादिर शाह को। उनको गद्दार भी आप कह सकते हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं मौजूद हैं। सो इन चीज़ों की वजह से भी नादिर शाह का जो काम है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बैटल के ऊपर, जो कि 24 फरवरी 1739 को लड़ा जाता है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल, जो कि आज के हरियाणा में पड़ता है, जहाँ पे 3 लाख से भी ज़्यादा जो सेना है वो मुगल्स यहाँ पे लेके आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर। और दूसरी तरफ जो सेना होती है वो होती है ईरानियन सेना, नादिर शाह की अफशारिद डायनेस्टी की सेना, जो कि नंबर में कम होती है बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत तरीके से अटैक करती है। और यहाँ पे जो मेला होता है मुग़ल सेना का, वो 2-3 घंटे में ही ढेर हो जाता है। और जब हमने पहले ही बात की कि निज़ाम उल मुल्क अपेरेंटली अपने सारे प्लान्स रिवील कर चुके थे, नादिर शाह को ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से पता थी, तो बैटल ऑफ करनाल जो कि 3 घंटों में जीत लिया नादिर शाह ने, कोई यहाँ पे हैरानी वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है। हर चीज़ में आगे थे। नादिर शाह खुद एक बहुत बड़े जनरल थे, इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, ऑटोमन्स को हरा चुके थे, अफगान्स को हरा चुके थे, रशियंस को पीछे धकेल चुके थे। तो एक वीक मुग़ल राजा को हराना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो 24 फेब 1739 को ये बैटल होता है। और आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे जब बैटल में हार दिखती है मोहम्मद शाह रंगीला को, तो उसके बाद वो खुद ही उनके आगे झुक जाते हैं और अपनी जान की भीख तक मांगनी शुरू कर देते हैं मोहम्मद शाह, जो कि मुग़ल यहाँ पे शहनशाह थे उस टाइम के। उसके बाद नादिर शाह भी कहते हैं कि एक शहनशाह को शोभा नहीं देता है कि वो भीख मांगे किसी दूसरे शहनशाह से या किसी भी और से। तो दोनों फिर इकट्ठे दिल्ली जाते हैं, क्योंकि दोनों में एक सुलह हो जाती है। हारने के बाद मोहम्मद शाह उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। जब सरेंडर कर दिया तो कोई पॉइंट नहीं रह गया दूसरे को मारने का। तो उसके बाद दिल्ली में ये तख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। 20 मार्च को यहाँ पे एंट्री होती है नादिर शाह की दिल्ली में। अब ऐसा होगा कि जैसे कि नर्क खुद चल कर आया है दिल्ली तक। अब ऐसा क्यों होगा? सबसे पहले तो नादिर शाह, सारी जो ख़जाने का जो कंट्रोल है वो नादिर शाह के पास आ जाता है। मोहम्मद शाह पूरे ख़जाने खोल देते हैं, चाबी इनको दे देते हैं। तो राजा लगभग आप ये लगाओ कि जब तक नादिर शाह दिल्ली में रहता है वो शहनशाह वही बन के रहता है। हालांकि प्रैक्टिकली मोहम्मद शाह को रिमूव नहीं किया गया था। तो 20 मार्च के बाद लूटपाट का जो आलम है वो शुरू होता है दिल्ली में। लेकिन 21 मार्च की रात को बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक एपिसोड होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड। दिल्ली के जो लोग हैं उनको एक सूचना मिलती है, एक र्यूमर आप कह सकते हो। उस टाइम पे एक र्यूमर ऐसा फैलता है कि जो आपका नादिर शाह है उसको मार दिया गया है। पता नहीं किसने मारा, कैसे मारा, लेकिन उसको मार दिया गया है। उसके बाद होता क्या है, कुछ 2-3 हज़ार सोल्जर्स जो होते हैं नादिर शाह के, उनकी झड़प हो जाती है लोकल दिल्ली के लोगों से। शायद वो ट्रेडर्स होंगे, शायद वो कुछ और काम करते होंगे, नॉर्मल जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के सिटीजन्स। और उस समय दंगे वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसमें 2-3 हज़ार से ज़्यादा जो अफशारिद सोल्जर्स हैं, नादिर शाह की सेना के जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं। दिल्ली वाले उनको मार देते हैं। दिल्लीइट्स की भी थोड़ी कैजुअलिटीज़ होती हैं, लेकिन उस जोश में काफ़ी सोल्जर्स जो हैं यहाँ पे मारे जाते हैं। जब ये बात नादिर शाह के कान तक जाती है तो वो इतना गुस्से में आता है
वो इतना ज़्यादा गुस्से में आता है कि वो सुनहरी मस्जिद जो कि चांदनी चौक पे है, वहाँ पे बैठ के वहाँ पे ऐलान करता है कि जब तक मेरी तलवार म्यार में नहीं जाएगी, शीथ में नहीं जाएगी, तब तक आप यहाँ पे कत्लेआम मचाते रहो। तलवार बाहर निकाली और तब फिर ऐसा माना जाता है कि 5-6 घंटे तक दिल्ली में जो भी दिखा है, नादिर शाह की सेना ने उसको मारा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई भी है। और ऐसा माना जाता है एज़ पर दी एस्टिमेट्स के 20,000, 25,000 से 30,000 तक कैजुअलिटीज़ हुई हैं उन्हीं 5-6 घंटों में। इतना ज़्यादा मार काट उस टाइम पे होती है कि ऐसा आई विटनेसेस उस टाइम पे कहते हैं कि कई महीनों तक जो बदबू है लाशों की वो जाती नहीं है दिल्ली से। तो दिल्ली को शमशान बना दिया गया यहाँ पे उस एपिसोड के बाद, जिसके बाद कन्फ्यूजन होती है। और जब मोहम्मद शाह रंगीला लिटरली भीख मांगते हैं कि दिल्ली को बख्श दिया जाए, तो फाइनली 5-6 घंटे बाद तलवार म्यान में जाती है नादिर शाह के और वो बख्श देते हैं। या फिर जो बचे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बख्श दिया जाता है। और वो सारी जो राइटिंग है, राइटिंग भी नहीं कह सकते, जो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है यहाँ पे जो कि ईरानियन सोल्जर्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे रोक दी जाती है। इतना कत्लेआम ये दूसरी बार ही हुआ था तैमूर लंग के आने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा कत्लेआम यहाँ पे हुआ था। तो एक ऐसा एपिसोड है, आप कह सकते हैं कि ब्लडीएस्ट एपिसोड दिल्ली की हिस्ट्री में, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, अगर ब्लडीएस्ट नहीं है तो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट एपिसोड्स दिल्ली की हिस्ट्री में। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक नादिर शाह रुकते हैं, काफ़ी सामान लूट कर, जिसमें सैकड़ों हाथी, हज़ारों घोड़े और भी कई चीज़ें होती हैं, वो लूट कर फिर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे घोड़े खच्चर वगैरह जो थे वो लदे हुए थे सोना चांदी हीरे जवाहरात से, ख़जाने से। और इतना इतना ज़्यादा लूटपाट की गई थी दिल्ली से, ऐसा माना जाता है, ऐसे सोर्सेस कहते हैं कि 3 साल तक उसने ईरान में कोई टैक्स नहीं लगाया, इतनी ज़्यादा उसको जो संपत्ति वहाँ पे मिल गई थी। यू कैन इमेजिन कि कितना वहाँ से लूट के गए होंगे। लेकिन जब वो वापस गए तो मोहम्मद शाह रंगीला को दोबारा एम्परर बना दिया, क्योंकि वो उनके सामने झुके गए थे और उनके फिर मोहम्मद शाह के नाम पे ही सिक्के वगैरह सारे चले, तो चीज़ें वैसी ही हो गई। हालांकि जो डिस्ट्रक्शन का आलम था ये डेफिनेटली वही रहा। सिंस मोहम्मद शाह रंगीला झुक गए थे तो उनको मारा नहीं गया और उनको दोबारा शहनशाह की कुर्सी पर बिठा दिया गया। लेकिन जो वीकनेस है यहाँ पे मुग़ल एम्परर की, वो पूरी दुनिया के आगे जग जाहिर हो जाती है। और याद रखना उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, सबको समझ में आ जाता है कि मुग़ल्स अब कुछ ही टाइम के मेहमान हैं, मराठास, इंग्लिश या फिर और पावर्स हैं, वो अब इंडिया को कैप्चर करेंगी। कौन कैप्चर कितना करेगी वो अब बात की बात रह जाएगी। तो ये जो पूरा एपिसोड होता है नादिर शाह वाला, ये मुगल्स के लिए एक डेथ नेल की तरह होता है, जिसके बाद रैपिड डिक्लाइन में मुगल चले जाते हैं। हालांकि 1857 तक समहाउ मुगल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो नाम के लिए ही एग्जिस्ट करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात, जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें नादिर शाह चुरा के लेके जाते हैं, वैसे और भी चीज़ें हैं लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे फेमस चीज़ें हैं, उनमें से एक है पीकॉक थ्रोन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि शाहजहां के टाइम पे बना था। और ये है कोहिनूर हीरा, जो कि आज भी अंग्रेज़ों के पास है। तो ये नादिर शाह लूट के ले गए थे और नादिर शाह के ही आदमी थे अहमद शाह अब्दाली, बाद में उनके पास चला गया। और बाद में अहमद शाह अब्दाली के जो आगे वंशज होते हैं, उनसे फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास आएगा और फाइनली दलीप सिंह से अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा। 105 कैरेट का ये हीरा जो आप देख सकते हो, ये बाद में चुरा लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, लेकिन अभी नादिर शाह चुरा लेगा। दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक था। और इसके साथ एक और हीरा था दरियाए नूर, कोहिनूर के साथ दरियाए नूर भी था, वो भी दुनिया में सबसे बड़े हीरों में से एक था। और वो आज भी ईरान के पास है, ईरान के किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है, आज भी ईरान के पास। और ये जो आप पीकॉक थ्रोन देख रहे हो, इसको बाद में राइटियर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तोड़ दिया था ईरान के अंदर, क्योंकि 1747 में अपने ही गार्ड्स के द्वारा मारे गए थे नादिर शाह। लेकिन उससे पहले की स्टोरी की अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो लूट के जब वो वापस जा रहे थे नादिर शाह, तो किस रास्ते से जाएंगे? पंजाब के रास्ते से जाएंगे। तो जब इतना लूटा हुआ माल है,
इतने खुश होकर वापस जा रहे हैं, दिल्ली को सैक कर लिया गया था, बहुत कुछ लूट लिया गया था, लेकिन पंजाब में उनकी राह यहाँ पे आसान नहीं थी। जब पंजाब के बीच से गुजरे तो पंजाब के जो सिख मिसल्स के जो लीडर्स हैं, जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार चढ़त सिंह, जय सिंह कन्हैया, और इनके जथे और जो इनके जो वॉरियर ग्रुप्स हैं, इन्होंने कंटिन्यूसली हरास करना शुरू कर दिया यहाँ पे नादिर शाह को। कंटिन्यूसली हरास किया, रात को हमले किए, बहुत सारा माल लूटा, जो स्लेव्स थे उनको भी छुड़वाया। लेकिन इतना सामान नादिर शाह लूट चुके थे कि थोड़ा बहुत अगर लुट भी गया तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि पंजाब में लुटेरे को भी लूटा गया, और पंजाब में सबसे ज़्यादा हरासमेंट जो कि मुगल्स बैटल ऑफ करनाल में नहीं दे पाए, उससे ज़्यादा तंग तो पंजाब में सिख लीडर्स ने यहाँ पे किया। जिसके बाद इनके जो बाद में अहमद शाह अब्दाली आएंगे, जो कि इन्हीं के जनरल होंगे। याद रखना, अहमद शाह अब्दाली जो पंजाब में काल बन के आया था 8-9 बार, वो नादिर शाह का ही आदमी था। नादिर शाह की मौत के बाद वो इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान वाले एरिया में अपना रूल बना लेता है। इसी के बाद सिखों की दुश्मनी जो है वो अफ़गान्स के साथ बहुत गहरी हो जाती है, और उनके खिलाफ बहुत सारे मेजर्स भी यहाँ पे लिए जाते हैं, क्योंकि इन्वेडर्स को भी लूटने का काम यहाँ पे सिख कर रहे थे उस टाइम पे। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुँचेगा? कौन सी बड़ी पावर है जो इस वैक्यूम को फिल करेगी बाद में, जो कि मुगल्स की वीकनेस यहाँ पे शो कर रही है? वो होगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एकदम बाद नहीं, लेकिन 1757 के बाद धीरे धीरे करके एक एक दो दो प्रोविंस करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया के ऊपर काबिज़ होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे कमज़ोरी, जो मुग़ल एम्परर की कमज़ोरी है, उसका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिलेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं मराठास को मिलेगा, लेकिन लेटर ऑन मराठास भी कंपनी के द्वारा हरा दिए जाएंगे। सो कंपनी यहाँ पे अल्टीमेट विनर होगी। सो दैट इज़ वाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंशन यहाँ पे ज़रूरी है। हालांकि इमीडिएटली वो पिक्चर में नहीं आएंगे, 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो पिक्चर में आएंगे। तो दिस इज़ आवर एपिसोड ऑन द हिस्टोरिकल लेसन, जो कि नादिर शाह का एपिसोड, जो कि नादिर शाह की इन्वेजन के बाद आता है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में और हम ऐसी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो कि इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को जिसने काफ़ी ज़्यादा बदलने का काम किया। जय हिंद।